अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। रोज़ाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से कोई ना कोई चीज़ सामने आ रही है। कभी उनका ट्वीट, कभी उस ट्वीट के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाना, और अब ज़रा एक नया मामला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा और उन्हें तलब किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाने का मकसद यकीनी तौर पर इलेक्शन की तारीख तय करना है। गुज़िश्ता रोज़ की बात है कि जो साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने ये कहा, कुंवर दिलशाद साहब ने, कि सदर मुमलिकत शायद इलेक्शन की तारीख देने जा रहे हैं। आज ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन की तारीख देंगे तो एक फिर नया तनाज़ा भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मामला ये है कि इलेक्शन की तारीख दे देते हैं तो इलेक्शन कमीशन अपना इस्तेहकाक और अपनी जो बाउंड्रीज़ है उसको चैलेंज करता समझेगा। पहले भी ये चीज़ हमने होती देखी है। अब इलेक्शन की तारीख तो एक बार पहले भी दे चुके हैं सदर, लेकिन उस पर क्या इलेक्शन हुआ नहीं हुआ ये भी एक अलग मामला है। पर इस वक्त मामला 90 रोज़ में इलेक्शन का। दूसरी तरफ है हल्का बंदियाँ। हल्का बंदियाँ 4 माह लेंगी, ये तो वाज़ेह है, और 4 माह के बाद उस पर मुख्तलिफ एतराज़ात और ये चीज़ें करके तो कोई 2 महीने और ले लेंगे, तो फरवरी तक ये मामला टलता दिखाई दे रहा है। क्या ये मामला ऐसे ही है जैसे सदर मुमलिकत समझ रहे हैं, या फिर ये मामला उसके बरक्स कोई और चीज़ है? इलेक्शन कमीशन के सरबराह को बुलाना क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है? फिर एक जो सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है सदर मुमलिकत की जानिब से भी और उनके सेक्रेटरी की जानिब से, उसमें कई चीज़ें वाज़ेह हुई हैं। अभी वही डस्ट बैठी नहीं थी कि ये एक नया मामला खड़ा हो गया। इफ्तिखार शिराजी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और सेनेटर बैरमन तंगी साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। दोनों हज़रात ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर। बैरमन साहब, सर आज पीपल्स पार्टी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। निसार खोड़ो साहब और सईद गनी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने भी यही बात कही है कि इलेक्शन होने हैं, अपने वक्त पर होने हैं, लेकिन सदर मुमलिकत का इंटरवीन करना, ये बात कोई उनको भी समझ नहीं आ रही। क्या मामला है सर? इलेक्शन वक्त पर होने हैं, सबको समझ आ रहा है, लेकिन जहाँ पर हल्का बंदियाँ हैं वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने भी नई तौजीहात पेश कर रहा है हल्का बंदियों के हवाले से। दूसरी तरफ अब सदर ने ख़त लिख दिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान भाई देखिए, आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने खत लिखा था। उसका क्या हुआ? और मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो तकरीबन खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझते हैं कि तमाम इदारे अपने अपने मैंडेट में बैठकर एक दूसरे की मैंडेट के एहतराम करके अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। जहां तक आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लीडर का ताल्लुक है, तो अभी इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने तमाम जमातों की लीडरशिप को भी बुलाया है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, और इलेक्शन करते हैं तमाम जमातों की लीडरशिप अपने अपने पार्टियों की प्लेटफॉर्म से। तो अगर कंसेंसस हम चाहते हैं और हम समझते हैं कि मजीद बहरानों की तरफ हम न जाएं, टकराव की तरफ हम न जाएं, बल्कि हम कंसेंसस को डेवलप करके आईनी तकाजों को पूरा करके 90 डेज में इलेक्शन करवा दें, तो ये इलेक्शन कमीशन की प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी बनती है। और उसने जमातों को लीडरशिप को बुला के उनके साथ मीटिंग करेंगे। तो अगर एक कंसेंसस डेवलप हो के अरसलान साहब इलेक्शन हो जाए, तारीख का ऐलान हो जाए, तो ये बेहतर है बजाय ये कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को खत लिख के और उनसे कहें कि आप मुझे मेरे सामने बैठकर तारीख अनाउंस करें। तो आई थिंक एक दफा फिर बहरान सर उठा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो समझते हैं कि 90 डेज में इलेक्शन हो विद द कंसेंसस ऑफ इलेक्शन कमीशन, विद द कंसेंसस ऑफ द अदर पॉलिटिकल जमातें, अदर पॉलिटिकल लीडरशिप। हम कभी भी नहीं चाहते कि एक दूसरे के हर एक इदारा एक दूसरे के साथ टकराव की तरफ चले जाएं। हम चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क बहरानों ने लपेट में लिया है। अगर हम थोड़ा सा तहम्मुल से, थोड़ी सी बुर्दबारी से, पॉलिटिकल विजन से हम सोचें, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए इस वक्त एक ही रास्ता है कि मुल्क में इलेक्शन हो, इलेक्टेड हुकूमत वजूद में आ जाए और वो मुल्क को इकोनॉमी की तरफ, इकोनॉमी की मजबूती की तरफ, सिक्योरिटी की मजबूती की तरफ आगे बढ़े और तमाम लीडरशिप, तमाम जमातें बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले। लेकिन एक बार फिर आज से एक हफ्ता पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट ने क्या हलचल मचाई थी, और आज इस लेटर ने फिर हमें मजबूर किया कि हम टॉक शो में उस पर बात करते हैं। हम इश्यूज पे बात नहीं करते हैं, हम गरीब आवाम की
दुख दर्द पे बात नहीं कर सकते हैं, हम गरीब आवाम की मुश्किलात पे बात नहीं करते हैं, हम बैठते हैं और इसी तरह वो इश्यूज उन इश्यूज पे बात करते हैं जिनसे गरीब आवाम को कुछ फायदा नहीं मिल सकता है, न इदारों को फायदा मिल सकता सर है, इलेक्टेड बल्कि हुकूमत हो तो शायद गरीब आवाम का बेचारी का कुछ फ़ायदा भी हो जाए। जाते जाते जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और बिजली बम गिराया गया, आप लोग पीडीएम की हुकूमत थी, तो गरीब आवाम का बात करने के लिए उससे पहले गरीब आवाम के नुमाइंदे भी तो होने चाहिए ना। अब तो इलेक्टेड हुकूमत ही नहीं है, अब तो निगरान सेटअप है। तो हम इसलिए इन चीज़ों पर बात करते हैं और कर भी रहे हैं कि हमें आगे आने वाले निगरान सेटअप के बाद एक इलेक्टेड हुकूमत देखनी है। इफ्तिखार शिराजी साहब, जाते जाते काफ़ी ढेर सारी अमेंडमेंट्स कर गई है पीडीएम, और आइन अपनी जगह, 48(5) अपनी जगह, लेकिन कवानीन में काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई हैं। देखिए अरसलान, मैं आपकी बात नहीं करता हूं। मैं यही बात करता हूं कि जब ये इश्यूज आते हैं तो हम मजबूर हैं, आप भी मजबूर हैं, मैं भी मजबूर हूं। आप सवाल करेंगे इसलिए कि दुनिया हमें तमाशा देख रही है, हमारा तमाशा देख रही है, और मैं मजबूर हूं कि आपके सवाल का जवाब दे दूं। अभी आप मुझे बताएं कि लास्ट 1 मंथ, पिछले 1 महीने से, 1 हफ्ते से जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्वीट आ चुका है, पूरी दुनिया में हमारी क्या हैसियत रही है, हमारे उस आपस में जो पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत समझती जा रही है, तो अभी उसमें क्या हो रहा है? चलिए तो मैं मैं इस पर यही बात कर लेता हूँ बैरमन साहब। ये जो प्रेसिडेंट वाला ट्वीट है इस पर भी कर लेता हूँ बात। चलिए इलेक्शन पर तो कर ही रहे हैं, इस पर भी कर लेते हैं क्योंकि सारे मामले जुड़े हुए हैं। इफ्तिखार मैं शिराजी साहब मैं सर। समझता हूँ मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम पॉलिटिकल जमातों की लीडरशिप को जो बुलाया है, उनके साथ बैठे, एक लाएअमल तैयार करें। हमें आईन ने रास्ता दिया है कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो, लेकिन जो जो हल्काबंदियाँ हैं, उन हल्काबंदियों पर भी इलेक्शन कमीशन को रिक्वायर्ड टाइम चलिए की मुझे ज़रूरत। ज़रा इफ्तिखार शिराजी साहब का भी सर व्यू लेने। इफ्तिखार शिराजी साहब सर। हाँ ना, तंगी साहब बड़े ज़बरदस्त किस्म के पार्लियामेंटेरियन हैं और मेरा ख्याल में वो अवाम के साथ ही खड़े होना चाहते हैं। यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अगरचे उनकी जो जमात की क़यादत है, मेरा ख्याल में वो शायद इंटरेस्टेड नहीं है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो। अगर ऐसा होता तो पिछले दिनों में एक तो जो सुनने को मिला, वो अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपको याद होगा सर, एहसन इकबाल साहब, जब किसी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन हो या 190 दिन में हो, हमें इससे कोई दिलचस्पी अब नहीं है। तो मेरा ख्याल में एक तो ये है कि इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज को इस मामले पे इलेक्शन कमीशन में जाने से पहले ही कंसेंसस डेवलप करना चाहिए ना। ये क्या जरूरी है लेकिन कि एक चीफ चीज़ इलेक्शन है कमिश्नर इफ्तिखार साहब साहब, ने मेरा सवाल बुलाएंगे। आपसे ये इफ्तिखार साहब, चूंकि आप सीनियर आदमी हैं, चीज़ें बहुत बेहतर जानते हैं, जर्नलिज्म के साथ साथ आपने कवर बहुत किया है, ये बताएं कि क्या सदर का ये इकदाम कि इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएं और इलेक्शन का ऐलान करें या करवा दें, क्या ये इकदाम दुरुस्त है या एक नए तनाज़े की जानिब एक और कदम है? देखें भाई मेरे, उन्होंने जो जो खत लिखा है, इस खत को आपने भी पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है। इस खत के अंदर उन्होंने आइन के आर्टिकल 48 की क्लास 5 को 5 जी। मेंशन किया है। तो मैं ये कैसे कहूं कि उनका ये खत गैर आईनी है, गैर कानूनी है। और खत में लिखा ही क्या है? उन्होंने सिर्फ यही लिखा है ना कि इस मुल्क के अंदर 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, जो कि आइन के अंदर दर्ज है। और जो बात तंगी साहब भी कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जब असम्बलियां डिजॉल्व हो जाए तो 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। तो सदर पाकिस्तान ने भी कैसा खत लिखा है, अगरचे जाती हुई हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम कर दी है और अब इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार सदर पाकिस्तान से लेके तो इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है, लेकिन बहरहाल इस मामले पे सदर का जो मशावरती किरदार है वो ख़त्म नहीं हुआ। और यही वजह है कि उन्होंने आइन के आर्टिकल 48 की क्लास 5 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सिर्फ यही कहा है कि आप मेरे पास आ जाएं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर इंतखाबात होने हैं, नई असम्बली वजूद में आनी है। तो बैठ के ये बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कब मुमकिन है। ये ज़रूर है कि जाती हुकूमत ने CCI के इजलास में नई मरदमशुमारी की एग्जैक्टली। मंजूरी दे दी, जिसके बाद एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि अब डिलिमिटेशन गोया के नए हल्के बनेंगे। अब इलेक्शन कमीशन के पास एक जवाब आ गया है, लेकिन उसमें भी आईन पाकिस्तान में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन को मैक्सिमम 4 माह में
गोया कि ज्यादा से ज्यादा 4 माह में, लेकिन ये काम 10 से 15 दिन, 1.5 महीना, सवा महीना और 2 महीने में भी हो सकता है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की नीयत अच्छी है तो मेरा ख्याल में ये काम 2 माह में भी हो सकता है। और अगर नीयत ये है कि इलेक्शन में ताखीर करनी है तो फिर यकीनी तौर पे ये डिलिमिटेशन का काम 4 माह में मुकम्मल होगा। फिर आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जब डिलिमिटेशन हो जाए तो उसके 55 रोज बाद इलेक्शन का इनेकाद होगा। तो अगर इन सारे कानूनी आईनी नुकात को देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि ये शायद 7 से 8 माह का अरसा तो कहीं गया नहीं है, इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाएंगे। तो अब तंगी साहब से तो सवाल ये बनता है कि सदर साहब को भी फिक्र लाहक है कि शायद इलेक्शन ताखीर पे का शिकार होने जा रहे हैं। कुछ सियासी जमातें भी खदशे का इजहार कर रही हैं कि शायद इलेक्शन में ताखीर हो जाए। तो सियासी जमातों के पास वो कौन सा लाहमल है कि जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा कि डिलिमिटेशन का काम 1 से 2 माह में करके उसके बाद इलेक्शन के इनेकाद की जो है वो तारीख दी जाए। चलिए मैं मेरे पूछ ख्याल में लेता हूँ, सदर आपने पाकिस्तान ने जो वैलिड आज बात खत की है, लिखा मैं है पूछ लेता हूँ इसको इफ्तिखार खदशे के साहब। पेश नजर लिखा है। चलें यही पूछ लेते हैं जी बहरमन साहब, कैसे करेंगी तमाम सियासी जमातें इस चीज़ को फुलफिल या इस कमिटमेंट को फुलफिल करवाने के लिए क्या करेंगी? देखिए, मैं अरसलान भाई, मैं तो बाकी जमातों की बात नहीं करता हूं। मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूंगा और मैं अपनी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टैंड की बात करूंगा कि हम हर किस्म तावन के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन 90 डेज में इलेक्शन करवा दे ताकि इलेक्टेड हुकूमत वजूद में आकर इन मुश्किलात पे काबू पा सके और तमाम जमातें मिलकर एक इरादे के साथ, एक जज्बे के साथ आगे बढ़े। इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी खतरात से दो चार है। इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, दहशतगर्दी ने एक दफा फिर सर उठाया है। कल भी मेरे वजीरिस्तान में पाक फौज के जवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। तो मैं समझता हूं कि इन तमाम चीजों पे काबू पाने के लिए इलेक्टेड हुकूमत की जरूरत है, जो कि वक्त की जरूरत भी है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने जो इजलास बुलाया है, मुख्तलिफ जमातों की लीडरशिप से अपनी अपनी मीटिंग करके उसमें वो अपनी लीडरशिप की तजावीज़ भी सुनेंगे और उनके मशवरे भी सुनेंगे, तो बेहतर ये है कि इलेक्शन कमीशन और जमातों की लीडरशिप बैठकर कोई लाएमल आगे ले आए और ये बेहतर है इस मुल्क की हुकूमत के लिए। लेकिन एक बात, जब 14 अप्रैल को फिर या 14 मई को जब इलेक्शन होना था वो नहीं हुआ और फिर मतलब कि अभी तक वो सिलसिले शुरू हैं। मैं समझता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि जनरल इलेक्शन के लिए मैं अपील करूंगा तमाम लीडरशिप से और मैं अपील करूंगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से कि ये जिद अना और नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम जमातों की लीडरशिप से बैठ के एक पिच पे मुत्तफिक हो जाएं, एक पिच पे आ जाएं और ट्रांसपेरेंट फ्री फेयर इलेक्शन हो जाए और हम आगे की तरफ बढ़े। कब तक हम लड़ेंगे? बहरमन साहब एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक से आकर जो आइडियल सिचुएशन का जिक्र कर रहे हैं ना आप, बहुत आइडियल सिचुएशन है जो बात आप कर रहे हैं, होना ऐसे ही चाहिए। लेकिन क्या हकीकी मानों में इस वक्त प्रेजेंटली कोई आइडियल सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जिसके तहत ये सारे मामले इतने स्मूथली हो जाएं? वापस आते हैं ब्रेक से इस पे बात। वेलकम बैक जी। इफ्तिखार सिराज साहब, बस यही सवाल है कि जो आइडियल सिचुएशन, बिल्कुल ठीक है जो बहरमन साहब कह रहे हैं, बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है, बल्कि मैं कहता हूँ हकीकी तौर पर सिचुएशन यही होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आइडियल सिचुएशन एग्जिस्ट करती है क्या? भाई जो साहब बात फरमा रहे हैं ना, मुझे इस बात पे बड़ी हैरत हो रही है कि वो कह रहे हैं कि जिनकी सियासी जमात हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार है। भाई सियासी जमातें दबाव डालती हैं, मुतालबा करती हैं, ताउन नहीं करती। अगर वो समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर मईशत की सूरत हाल अबतर हो चुकी है, इस मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन 42% पे पहुंच चुका है, हुकूमत जाने के बाद सिर्फ 3-4 रोज के अंदर डॉलर की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हो चुका है, चीनी की कीमत कहाँ जा पहुंची है, आटा कितने रुपए पर किलो हो गया है,
ट्रांसपोर्ट के किरायों में कितना इजाफा हो चुका है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में एक एक झटके में 20-20 रुपए का इजाफा हो रहा है पर लीटर। तो मेरा ख्याल में अगर सियासी जमातों ने ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन पे छोड़ देना है, तो इलेक्शन कमीशन और इस मुल्क की अदालतें कहाँ से ऑपरेट होती हैं, तंगी साहब उससे ज्यादा बेहतर जानते हैं। यार इफ्तिखार शहर साहब, आपकी बात से अगर मैं एक चीज, मैं माजरत एक सिर्फ एक चीज, जी प्लीज चलें, आप बात करें पहले अपनी पूरी। शहर साहब, मेरा सिर्फ सवाल ये है, ये यके बाद दीगर ऐसा क्यों? पीडीएम का इत्तेहाद इस वक्त मौजूद है, 13 जमातें कि जिन्होंने 16 महीने इक़्तिदार के मजे लूटे हैं भाई, अब दोबारा सर जोड़ के बैठ जाएं। आप एक सियासी जमात के सामने खड़े होने के लिए तो आपने इजलास किए, अपने लॉन्ग मार्चेस भी किए, तहरीक जमात भी लेके आए, उस जमात के खिलाफ केसेस भी बनाए। अब इलेक्शन कमीशन को आप कहेंगे कि हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन को आपको बकायदा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, और हम आपसे तकाजा करते हैं कि इस मुल्क के अंदर जल्द अज जल्द इलेक्शन के निकात को यकीनी बनाया जाए। अगर ये गुजारिशों पे ये ताउन की बात करेंगे, इदारे इस तरह नहीं माना करते मेरे भाई। अगर आप अवाम के साथ जुड़े हुए हैं, अवाम का दर्द महसूस कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आते हैं, इस मुल्क के अंदर अगर आपने निजाम की कंटिन्यूएशन मांगनी है, चाहनी है, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि फिर प्राइम मिनिस्टरशिप से जब आप बाहर निकले तो लंदन चले जाए, आप कोई दुबई चला गया, कोई लंदन चला गया, कोई कहीं चला गया। इस मुल्क के अवाम को आपने बेजारो मददगार छोड़ दिया है। 50 रुपए बिजली का यूनिट हो गया है। देखें मुख्तलिफ दुनिया पाकिस्तान के शहरों में बिजली के बिल चलाए जा रहे हैं, लोगों को पे करने की सकत नहीं रखते, लोग 1-2 किलो आटा नहीं ले सकते, आपने उनके घरों में 40-40, 50-50 हजार रुपए के बिल भिजवा दिए। यार खुदा का वास्ता, अगर आप अवाम के साथ खड़े होना चाहते हैं तो स्टेटमेंट की हद तक खड़े होंगे, अमलन खड़े हों। इतने गैर फैसले किए तो इलेक्शन के लिए दबाव, गुजारिश नहीं, तकाजा चाहिए, हुकूमत है और अवाम के मसाइल को हल करे। अच्छा जी, बहरमन साहब, बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त ताउन से ज्यादा तकाजे की जरूरत है। देखिए अरसलान, मैं नहीं समझता हूं कि अगर हम पाकिस्तान में किसी इदारे से आईनी दायरे में रहते हुए अपना मुतालबा करते हैं तो टकराव की सख्त और बजोरी बाजू क्यों मुतालबा करें? नहीं, लेकिन बहरमन साहब, एक चीज मुझे सिर्फ आपसे जाननी है सर, जाते जाते मुश्तरका मफादात कौंसिल में, बहरमन साहब, सुप्रीम कोर्ट को दी गई, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो 13 जमातें धमकियां दे रही थी, वहां पे पार्लियामान के अंदर उनके खिलाफ गालन गलौज हो रही थी। तो आज इलेक्शन कमीशन तो बड़ा चलिए, मैं जरा शिराज साहब, कोर्ट काबिल एहतराम नहीं था। चलें बहरमन साहब को भी मौका देते हैं इस पे बात। जी बहरमन साहब। देखिए साहब, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं 1980 से स्टूडेंट लाइफ से शुरू करके 38 साल के बाद सेनेटर और आज 44 साल है। मैं मुजाहिमत की सियासत भी जानता हूं और मैं इदारों पे चढ़ाई भी जानता हूं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इदारों पे चढ़ाई नहीं की है। हम आइन के दायरे में, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने पहले दिन कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन से अपील और मुतालबा करता हूं कि 90 डेज में इलेक्शन हो, और मेरे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन को बहरमन साहब, ये मसला खाली अब पीपल्स पार्टी की हद तक नहीं है, सियासी जमातों की हद तक है। पीडीएम में जो जमातें मौजूद थी, क्या वो जमातें अब भी किसी कंसेंसस के साथ, उस सेंसस में जिसके जाते जाते आप मंजूरी दे गए हैं, अब उसकी रीज़न को हम क्या बालाए ताक रख दें? उसकी मंजूरी हो गई है, मंजूरी के बाद तो हल्काबंदियाँ होनी है, तो ये करके क्यों गए हैं? देखिए मेरी बात सुने, मैं पीडीएम का हिस्सा नहीं था और न पीडीएम का हिस्सा हूं, मैं हुकूमत का हिस्सा था। और मेरे चीफ मिनिस्टर सेन ने वहां जाके जो 2023 के सेंसस था उसको एंडोर्स किया है, लेकिन साथ साथ हम 2023 के सेंसस की भी बात करते हैं, लेकिन फिर 90 डेज में इलेक्शन की भी बात करते हैं। और मेरा मौक़िफ़ तो सामने आ चुका है, लेकिन क्या मैं इलेक्शन करवाने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस पे चढ़ाई कर लूं या मैं उनके साथ टकराव की सियासत शुरू करूं? मैं तो यही कहूंगा, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की यही तो सोच है
हम पॉलिटिकल एजुकेटेड लोग हैं और हम समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की हालात है अंदरूनी और बैरूनी, ये मुश्किल हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम टकराव की सियासत करें। हम समझते हैं कि हम आईन के दायरे में रहते हुए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करें कि आप 90 डेज में इलेक्शन करवा दें। जहां तक उनके साथ तावन की बात है, तो अगर वो इलेक्शन कमीशन ऐलान करे 90 डेज में और पॉलिटिकल जमातें उनके साथ तावन नहीं करते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। मैंने यहां तक बात की और मैं अभी भी कहूंगा और फिर भी कहूंगा कि हमें चाहिए कि एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करें, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और आने वाले 90 डेज में इलेक्शन होके, ताकि इलेक्टेड हुकूमत वजूद में आकर पाकिस्तान के और गरीब आवाम को मुश्किलात से निकाल दें। बहुत मुश्किल है। लोग सूखी रोटी नहीं खिला सकते बच्चों को, बाकी आटा घी वगैरह गोश्त वगैरह छोड़ दे, सब्जियां छोड़ दे। आज व्हाइट कॉलर वाले आटा नहीं खरीद सकते हैं, वो बच्चों को सूखी रोटी नहीं दे सकते हैं। ये तो मैं एडमिट इसलिए करता हूं कि मैं अवामी बंदा हूं, मैं जनरल मासिस से हूं, मैं कोई पैराशूटर नहीं हूं। इसलिए कि मैं टाट पे पढ़ने वाला सीनेटर बन चुका हूं, तो मुझे एहसास है गरीब लोगों का। मुझे गांव में और फार फ्लंग एरियाज में रहने वाले उन गरीब लोगों का एहसास है जो अपने बच्चों को 2 वक्त की सूखी रोटी इस वक्त नहीं दे सकते। और ये तब मुमकिन है जब इलेक्टेड हुकूमत वजूद में आ जाए, और ये तब मुमकिन है जब एक दूसरे के साथ बर्दाश्त का मादा पैदा करके एक दूसरे के गले से लगाएं। अगर हम अभी फिर लड़ाइयों में आगे बढ़े और इलेक्शन ना हो, तो नुकसान मुल्क का होगा। सर सही हो गया, बैरमन साहब बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो है इस कंफ्यूजन का। पहले एक ट्वीट आ जाता है सदर साहब का, वो ट्वीट के जरिए बयान दे देते हैं, जबकि वो कानून का हिस्सा बन गया, उसका नोटिफिकेशन हो गया, उसके 2 दिन बाद वो ट्वीट कर देते हैं, उन्हें 2 दिन बाद पता चलता है कि वो कानून बन गया। ये बड़ी अजीब बात है। अपने ट्वीट के उनके 3 हिस्से हैं, पहले में वो अजीब बात है, दूसरे में वो कानून भी मान रहे हैं, पहले में मुतनाज़े करते हैं, दूसरे में कानून मानते हैं, तीसरे में पता नहीं किससे माफिया तलाफियाँ भी कर रहे हैं, वो शायद किसी को राज़ी कर रहे हैं। इफ्तिखार शराजी साहब, ये जो कन्फ्यूजन, कंटिन्यूस कन्फ्यूजन यके बाद दीगरे है, और दूसरा जो आप बात कर रहे थे कि 8 से 9 माह, यही कुंवर दिलशाद साहब, हालांकि उनके अभी चले मैं उनके बयान को उस तरह नहीं लेता, लेकिन कुंवर दिलशाद साहब बहरहाल इलेक्शन कमीशन के जो प्रोसीजर थे उसको बेहतर जान, उन्होंने ऑलरेडी मई का कहा है कि जी मई तक जाता देख रहा हूँ, वही आप भी कह रहे हैं कि 8 महीने। ये अब इतनी कन्फ्यूजन है, और 8-9 महीने हम क्या बर्दाश्त करेंगे बतौर कौम? देखिए बहरहाल तंगी साहब, क्योंकि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिकल वर्कर हैं और ग्रास रूट लेवल से आए हैं। अब देखें ना, जो असल वर्कर होता है ना और जो बाकी पॉलिटिशियन होते हैं, वो 90 रोज़ की बात करते हैं। मुसलसल उनकी जो बात है वो 90 रोज़ की, क्योंकि आइन के अंदर बड़ी वजाहत के साथ ये लिख दिया गया है कि 90 रोज़ से एक दिन भी आगे आप नहीं जा सकते, और ये बात सबको मालूम है। हाँ, मसलतों की वजह से, कुछ मंसूबों की वजह से, कुछ हिकमत अमली की वजह से अगर आप इन चीज़ों को डिले कर रहे हैं, तो ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना मेरे भाई। अब मेरा नुक्ता ये है अरसलान कि अगर कल को डीलिमिटेशन या कुछ और वजूहात को बुनियाद बना के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन की खिलाफ वर्जी करे, तो उसको कौन रोकेगा? सबसे बड़े पहला स्टेक होल्डर इस मुल्क की सियासी जमातें हैं, जो इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करती हैं। हम इन लोगों को वोट देते हैं, हमारे हकूक के कस्टोडियन ये लोग हैं जो पार्लियामान में जाके बैठते हैं हमारे वोटों से और हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हमारे लिए जंग लड़ते हैं। तो अगर सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये दबाव नहीं डालेंगे कि आपने आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, बल्कि आइन के साथ जाना है, और सदर पाकिस्तान को ने भी आपको एक खत लिख के इस बात की यकीन दहानी या याद दहानी कराई है कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आप 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल में पहले मरले में तो आपको सदर पाकिस्तान की इस कोशिश को अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे किसी किस्म की दुनिया में पाकिस्तान की जगह सही नहीं हो रही। अब जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था कि सदर पाकिस्तान अगर ऑफिसर सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट के 2 जो तरमीमी बिल थे, उनको अगर आपने डिसेंड करना था, एतराज था भी सही, तो आप सदर के मनसब पे बैठे, आज नहीं पिछले 5 साल से बैठे हैं। बिल्कुल ठीक वैलिड आर्गूमेंट है कि आप इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए था कि 10 रोज के अंदर अंदर ये बिल दोबारा उस फोरम पे वापस चले जाए। लेकिन अगर नहीं गए तो अरसलान, मेरा सवाल ये है कि इस मुल्क के अंदर तारीख भरी पड़ी है
ऐसे वाकयात से कि जहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव और इस तरह के लोग अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सके, वो साजिश के जरिए या कोई और तरीका था रोकने का। तो मैं समझता हूँ इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इस मामले के ऊपर हुकूमत वक्त को चाहिए कि कमीशन बना दे, और जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं उन्होंने तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान को भी खत लिखा है कि बेहतर ये होगा कि इस मामले के ऊपर एफआईए या किसी और एजेंसी से तहकीकात करवा ली जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सारे रिकॉर्ड पेश करने को तैयार हूँ। को सियासी बना रहे हैं, इसको मुतनाज़ा बना रहे हैं, या वाकई उनके अथॉरिटी को कंप्रोमाइज किया गया, डिसोबे किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस बात को पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इससे देखें कि कल को किसी भी पार्टी का सदर इस ऐवान में जाके बैठेगा, उसको भी मुश्किल दरपेश आ सकती है। आज तहरीक इंसाफ का है, कल पीपल्स पार्टी का होगा या नून लीग का होगा। अगर कोई वहां पे डिसोबीडियंस हुई है तो उसको जरूर पकड़ना चाहिए, और अगर सदर इस मामले पे झूठ बोल रहे हैं तो उनका मुआवजा होना चाहिए। अच्छा चलें, बिल्कुल ठीक। बैरमन साहब, इस पे कुछ अगर आप कमेंट करना चाहें। देखिए अरसलान, मैं एक बात आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब से इस मुल्क के सदर बने हैं, तो जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उनके रोल को आप देख ले कि उसने प्रेसिडेंट हाउस से जो मंडी बनाई थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम उनको कहते थे, और उसने उस प्रेसिडेंट हाउस को पीटीआई के सदर का हाउस बनाया था। तो पहली बार थोड़ी हुआ है, इससे पहले तो पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट हो, नून लीग का प्रेसिडेंट हो, तो इसमें क्या है सर? जब से 58(2) भी खत्म हुआ तो उसके बाद यही देख रहे हैं हम। नहीं करता हूं, मैं प्रेसिडेंट के रोल की बात करता हूं। आसिफ जरदारी साहब था या मुस्लिम लीग नून का, जिस पार्टी का भी प्रेसिडेंट होता है वो मुल्क के लिए सोचता है। इसने वो रोल प्ले किया है कि मैसेज दिया था पूरी पाकिस्तानी अवाम को, दुनिया को, कि मैं पीटीआई का सदर हूं, मैं पाकिस्तान का सदर नहीं हूं। और जब से पीटीआई की हुकूमत खत्म हो चुकी है तो इसके किरदार को आप देख लें कि जो मर्जी है वो करते हैं, मर्जी नहीं चलती हैं ऐसी सीटों पे। ऐसी सीट पे बैठकर मुल्क के लिए सोचना चाहिए, इदारों के लिए सोचना चाहिए, पाकिस्तान की डिग्निटी के लिए सोचना चाहिए। अभी मुझे ये बताएं कि जो बिल चले गए थे, दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये होता है कि वो प्रेसिडेंट उस पे साइन करके अप्रूव करे और कानून बन जाए। एक रास्ता ये है कि वो वक्त के अंदर अंदर उनको पहले भेज दे वापस एतराज के साथ। सर 75 कानून से आर्टिकल 75 कहता है एतराज के साथ भेज दें। उसका अगला क्लॉज ये कहता है कि एतराज के बाद ज्वाइंट वेंचर हो दोनों ऐवानों का, ऐवान बाला और अज़ेरी का, उसके बाद उस पर जो चीज़ सामने आएगी वो फिर कानून का हिस्सा बन जाएगी। तो ये मामला आपका बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया सेनेटर बैरमन तंगी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इफ्तिखार शिराजी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ दीगर मामला हैं जिस पर बात करेंगे। बैक जी, जैसा कि मैंने कहा था ज़रा दीगर मामला हैं उस पर भी ज़रा नज़र डाल लेंगे। बिलाशुबा पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। कल पूरी कौम की नज़रें टेलीविज़न स्क्रीन पर थी और पूरी कौम दुआगो थी कि अल्लाह पाक बटाग्राम में चेयरलिफ्ट में फंसे 8 अफराद को बखैर आफियत बाहर ले आए। फिर कौम की दुआएं रंग लाईं और पाक फ़ौज के जवान और कमांडोज हरकत में आए। GOC SSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। आर्मी चीफ की हिदायत पर आर्मी एविएशन SSG टीम्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन का तेज़ी से आगाज़ कर दिया। पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम और PAF का हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन का हिस्सा बना। स्लिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराम की। बाद अज़ां पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज का बटाग्राम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो गया और 600 फीट बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद में इरफान, नियाज मोहम्मद, रिजवान, गुलफराज, शेर नवाज, अबरार, अताउल्ला और उसामा शामिल है। चेयरलिफ्ट में फंसे 8 अफराद को रेस्क्यू करने पर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फ़ौज की टीम को खिराज तहसीन पेश किया। पाक फ़ौज के जवान और अफसरान अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए हमातन गोश है और अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। दूसरी जानिब दुश्मन भी मुतारिक हो चुका है। 22 अगस्त को जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ।
ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से दहशत गर्दों के ठिकानों का पता लगाया और उस दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, जबकि 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर सिपाही शहीद हुए। इसी तरह आज हसास इदारे और पुलिस ने कराची के इलाके लिहारी में कार्रवाई करते हुए भारतीय जासूस समेत पाकिस्तानी सहूलतकार को भी गिरफ्तार किया। मुल्क भर में जासूसी में मुलविस एक इंडियन जासूस समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें दूसरा पाकिस्तानी सहूलतकार है। मुलजिमान कई शनाख्त चेंज कर चुके हैं और अक्खल देव वल्द मधु सधाना जालेखा और जहूर अहमद वल्द इमाम बख्श के नामों से उनकी शनाख्त हुई। मुलजिमान से 2 इंडियन पासपोर्ट, 1 पिस्टल, बमा राउंड्स, 5 लाख ईरानी करेंसी, जाली ज्वेलरी बॉक्स, 6 मोबाइल फ़ोन, 1 टैबलेट और दीगर कागजात बरामद कर लिए गए। मज़ीद ये कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत की तरफ से मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग नाकाम बनाते हुए 6 भारतीय स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। दरअंदाजी की कोशिशों में 6 भारतीय स्मगलर्स गिरफ्तार हो गए जो मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्वस है। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार भारतीय शहरियों में फिरोजपुर के रिहायशी गुरमीत सिंह, सुंदर सिंह, जगेंदर सिंह, विशाल सिंह भी शामिल हैं, जबकि जालंधर के रिहायशी महेंद्र सिंह और लुधियाना से ताल्लुक रखने वाला गुरविंदर सिंह भी गिरफ्तार हुआ है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने एक बयान में कहा है कि कल एक और अलमिया हुआ, हमारे 10 जवान शहीद हुए। जंगें अफराद नहीं लड़ते, कौमें लड़ती हैं। ये जंगें आर्मी चीफ या वज़ीर आज़म नहीं बल्कि कौमें लड़ती हैं। शहादतें देने वाले पुलिस, रेंजर्स और अफवाज के जवान हमारे बेटे हैं। उनकी खिदमत का सिला तनख्वाहें नहीं, इज़्ज़त व तकरीम है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फिर होगी आपसे मुलाकात।